Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Today we will discuss another topic of very important chapter, human reproduction. So, I have discussed with you in my previous lectures. हमने बहुत बात की हुई है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बनाए, मेल फीमेल गैमीट्स बनाए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है. तो एक टर्म जो इसके बाद में जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. आपको याद होगा जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैंने आपके साथ कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स डिस्कस किए थे, जैसे गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन, ऐसी कुछ बातें हमने की थी. सो टुडे वी विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जब मेल और फीमेल गैमीट मैम आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है. सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोइटस, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना. जब कॉपुलेशन होता है या जब कोइटस होता है तो सीमन रिलीज होता है कहाँ से? पेनिस से इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. फीमेल वजाइना में पेनिस से सीमन जो है रिलीज होता है. द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली. अब जो सीमन है उसमें आप हमें मालूम है कि स्पर्म्स हैं. स्पर्म्स कौन से हैं? मोटाइल है, मूव करते हैं. मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, वो तैरते आते हैं, स्विम रैपिडली, एंड दे पास थ्रू द सर्विक्स, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. तो जब कोइटस हुआ, ड्यूरिंग कोइटस क्या रिलीज हुआ? सीमन रिलीज हुआ. कहाँ से रिलीज हुआ? बाय द पेनिस इनटू द वजाइना. ठीक है, सीमन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल और इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. इंसेमिनेशन हो गई. अब जो मोटाइल स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म्स हैं सीमन में, जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो पास करते हैं. कैसे पास करते हैं? दे स्विम रैपिडली. जो मोटाइल स्पर्म्स हैं दे स्विम रैपिडली, दे पास थ्रू द सर्विक्स. वो क्या करते हैं? स्विम करते हैं. दे पास थ्रू द सर्विक्स, दे एंटर इनटू द यूट्रस. यूट्रस में एंटर करते हैं और अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँच जाते हैं? इनटू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स. अगर आपको याद हो जब मैंने आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो मैंने उसमें बात की थी कि ओविडक्ट का जो एम्पुला, हमने डिस्कस किया था कि फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं. हमने पढ़ाया था मैंने, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी. तो जो आपका स्पर्म है, मोटाइल स्पर्म कहेंगे हम, मोटाइल स्पर्म, क्योंकि अगर हम इसे मोटाइल कहेंगे ओनली देन स्पर्म कैन स्विम रैपिडली. इट पास थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स में से पास करते हुए यूट्रस में जाता है और यूट्रस में से फाइनली किस में चला जाता है? इनटू द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब where fertilization takes place, right? तो ये कुछ बेसिक सी स्टेटमेंट्स थी. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. तो मैंने कहा स्पर्म्स मोटाइल है, वो क्या करते हैं? स्विम करते हैं. स्विम करते हुए वो कहाँ क्या करते हैं? एंटर करते हैं थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से एम्पुलरी रीजन ऑफ द वजाइना में पहुंच जाते हैं. ठीक है. अब क्या है? ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी. उधर से ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया. ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, आल्सो रिलीज्ड बाय द ओवरी, is also transported to the ampullary region.
इधर से स्पर्म पहुंच गए, उधर से ओवम, ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया। वो ओवम कहाँ पहुंच गया? इनटू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। यहाँ पे जाके क्या होगी? दोनों की मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, नीट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है। आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Fertilization कब होती है? Fertilization is only possible when sperm as well as the ovum are released simultaneously into the ampullary region of the fallopian tube. जब sperms और ovum simultaneously release होते हैं तब क्या होती है? Fertilization होती है। This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. यही कारण है कि बहुत सारी जो copulations होती हैं, बहुत सारी जो आपके copulations जो हैं, they will not lead to fertilization. क्यों? क्योंकि simultaneously अगर sperm उधर से आ रहे हैं तो simultaneously या egg जो है, ovum जो है वो रिलीज नहीं होता। तो अगर साइमल्टेनियसली ये दोनों एक दूसरे के लिए रिलीज नहीं होंगे तो इनमें आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यही कारण है बहुत सारी फर्टिलाइजेशंस और प्रेगनेंसीज नहीं होती। राइट, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अगर जो डेफिनेशन पूछी जाए फर्टिलाइजेशन की क्या है तो बड़ी सिंपल है कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हमें सब पता है स्पर्म क्या है, ओवम क्या है, हम सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperm comes in contact with the just a minute please, during fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है? विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ये है आपकी जोना पेल्यूसिडा, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी क्या है आपकी? ये है जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो सबसे पहले स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है? विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर। राइट, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है मेम्ब्रेन में दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। देखो जी, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म आके किसके साथ किसके कांटेक्ट में सबसे पहले आता है? विद जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम के साथ। जब वो जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है। तो जब कुछ चेंजेस इंड्यूस हो गए तो चेंजेस इंड्यूस करके क्या चेंजेस लाया? दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। जो एडिशनल स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। ये थोड़ा होगा एक एग और बहुत सारे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? वन स्पर्म विल फर्टिलाइज विद वन एग। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो जो आपको हम इसका जो स्पर्म है आपका, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर के साथ एक ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है उस मेम्ब्रेन में। क्या चेंजेस इंड्यूस करता है? कि ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो क्या इंश्योर क्या हुआ? कि ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज विद द वन ओवम। राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डायग्राम जरूर याद रखना है। जब भी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी बात साथ करेंगे। सो द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या है? अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने आपसे क्या बताया था आपको?
कि स्पर्म किसका था, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, 4 में डिवाइडेड था, सारा कवर्ड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। आप देखना मेरे लेक्चर ना, तो मैंने उसमें बताया था एक्रोजोम, उसके टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम, और मैंने कहा था उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स की सिक्रीशंस है ना, द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सिक्रीशंस हैं एक्रोजोम की, वो हेल्पफुल हो रही हैं, किस चीज में हेल्पफुल हैं, इन एंट्री, इन हेल्प, दे आर प्लेइंग रोल इन, they are helping the sperm to go inside the cytoplasm of the ovum। स्पर्म को साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में भेजने का ये सिक्रीशंस काम करती हैं। और किसके थ्रू, तो आपको पता है जोना पेल्यूसिडा लेयर है, और दूसरी कौन सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो जो एक्रोजोम है, मैं फिर से बता देती हूँ कि जो एक्रोजोम है स्पर्म का, जो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसकी जो सिक्रीशंस हैं, वो सिक्रीशंस किस में हेल्पफुल हैं, उसमें कोई सिक्रीशंस हैं, वो सिक्रीशन क्या हेल्प करती हैं, वो सिक्रीशन हेल्पफुल होती हैं इन द वो आप इसको, आपके स्पर्म को हेल्पफुल होती हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में भेजने में, ठीक है, थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एज वेल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये क्या इंड्यूस करता है, कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन्स ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो जो कंप्लीशन किसका होता है, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन जो आपकी सेकेंडरी oocyte की, यहाँ तक क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाती है। The second meiotic division is also unequal। अगर आपने oogenesis का मेरा लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने उसमें बताया था कि अनइक्वल मियोटिक डिवीज़न अनइक्वल होती हैं। एक आपके पास प्राइमरी oocyte बनता है, एक पोलर बॉडी बनती है। तो इस तरह से क्या होता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न इज आल्सो अनइक्वल एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम। तो क्या बनता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंड पोलर बॉडी, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम। ठीक है जी, सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम होता है। तो soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together, they form a diploid zygote। जैसे ही, as soon as haploid nucleus of the sperm comes in contact with the haploid nucleus of the ovum, तो क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या होगा आपका, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है, so that will just fertilization will takes place। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। क्वेश्चन है आपसे कि अगर ओवम हैप्लॉइड है, स्पर्म हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। सो द सेम द haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। How many chromosomes will be there in the zygote? कितने क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट में? अगेन ए क्वेश्चन। इन दोनों के आंसर इसी थ्योरी में हैं। आई कैन होप कि आप मेरे को इसका आंसर देंगे। सो दिस वाज अबाउट द फर्टिलाइजेशन, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द embryonic development। See, the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus। जैसे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कब होती है, जब जाइगोट मूव करता है थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। isthmus पेरिफेरल वाला एरिया था,
through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. zygote किस तरफ मूव कर गया? थ्रू द isthmus of the oviduct, जिसे क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं. किस और किसकी तरफ मूव कर रहा है? zygote यूट्रस की तरफ. एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. और ये क्या बना रहा है? 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स. 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स बना रहा है. ये जो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनाता है zygote, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. ये कुछ आपको स्टेजेस ना याद रखनी है. zygote जब बन जाता है ना, तो zygote मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द isthmus एरिया. मूव करता है थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड क्लीवेज. इट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज. और किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है? टुवर्ड्स द यूट्रस. एंड इट फॉर्म्स 2, 4, 6, 8, 16 डॉटर सेल्स विच आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. तो ये जो एम्ब्रियो है आपका विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उसे क्या कहते हैं? मोरुला. ये आपको विद डायग्राम स्टेजेस पता होनी चाहिए, फिर आगे समझने में आसानी रहेगी. अब मोरुला जो है, मोरुला स्टेज जो आई, दैट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. ये जो मोरुला स्टेज है, ये मोरुला स्टेज आई, इट कंटिन्यूज टू डिवाइड, ये आगे फिर डिवाइड होती रहती है. और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? ब्लास्टोसिस्ट में. एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होगी? ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होगी. एज इट मूव्स फर्दर इनटू द, जो एज क्या ये मूव करती है किसमें? यूट्रस में मूव करती है. द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, दे आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास. तो जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये कैसे अरेंज्ड हैं? एक आउटर लेयर है विच इज़ नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है विच इज़ अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट विच आर कॉल्ड द इनर सेल मास. कुछ नहीं हुआ, zygote बना. zygote क्या किया? zygote ने isthmus के थ्रू मूव किया, isthmus के थ्रू मूव किया टुवर्ड्स द यूट्रस, और 2, 4, 8, 16 सेल्स बना दिए. सेल स्टेजेस उसने बनाई, जिससे हमने कहा ब्लास्टोमियर्स बने, है ना. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आपकी इसके बाद एक मोरुला स्टेज बनी, और जो मोरुला स्टेज है वो कंटिन्यू डिवाइड होती गई, और उसने क्या बना दी? ब्लास्टोसिस्ट बना दी. अब जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट बनी, उसके जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक लेयर में, जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, वो अरेंज्ड हैं लेयर में, उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनर ग्रुप ऑफ सेल विच इज अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट, दे आर कॉल्ड द इनर सेल मास. डायग्राम से क्लियर हो रहा है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस एक बार डायग्राम को देख के आप बात समझ सकते हैं. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. अब ये जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये है जी आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर आई. इट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो. ये जो इनर सेल मास था ना, ये एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो गया. अब जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये कहाँ पे जाके अटैच होगा? ये अटैच होगा एंडोमेट्रियम पे. ये देखिए, ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन. तो जब यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो गई, ट्रोफोब्लास्ट लेयर कौन सी थी? आउटर लेयर. जाके कहाँ अटैच कर गई? एंडोमेट्रियम के साथ. उसके अंदर थी इनर सेल लेयर, जिसे हमने कहा था इनर सेल मास, वो किस में डिफरेंशिएट कर गया? एम्ब्रियो में.
आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट के बाद क्या होता है, ये जो यूट्राइन सेल्स हैं, जितने भी यूट्राइन सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और किसको कवर कर लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। तो यूट्राइन सेल्स जो हैं दे डिवाइड एंड दे कम्प्लीटली कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये आपकी फर्दर स्टेजेस डिस्कस होंगी। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus। जब blastocyst आपकी embedded हो जाती है in the endometrium of the uterus में, जब blastocyst आपकी endometrium of the uterus में embedded हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, implantation। और ये जो implantation है, it leads to pregnancy। ठीक है जी। जब आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट है जाके अटैच हो जाती है टू द इनर वॉल ऑफ टू द एंडोमेट्रियम, तो उस समय क्या हो जाती है, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। देखिए, ट्रांसफर ऑफ ओवम का ट्रांसपोर्ट होना, फर्टिलाइजेशन होना एंड पैसेज ऑफ growing embryo through the fallopian tube, passage of growing embryo through the fallopian tube, this is the diagram। इसमें ना, इसी में हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने कहा था कि दिस इज इम्प्लांटेशन क्या है, जब ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाती है ना। तो जब किसके साथ अटैच हो जाती है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो आपका ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, ओवम का ट्रांसपोर्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, कहाँ हुई, फर्टिलाइजेशन एम्पलरी रीजन ऑफ द आपकी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, आपका जो ग्रोइंग एम्ब्रियो था जाइगोट था, जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोमियर्स वो किस में अरेंज्ड थे, आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इनर जो था सेल मास था। तो इस तरह से ये जो सारी स्टेजेस हैं ये आपकी आती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। और जिस स्टडी में हम ये सारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। So with this I have discussed with you a little about the fertilization and implantation। ये मैंने सारा आपका NCERT कवर किया, कोई भी स्टेटमेंट बाहर से नहीं है। द पर्पस इज़ दिस कि मेरे इस लेक्चर से आपको एक ना बेसिक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए। बाकी हम लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए आप नोट्स बनाइए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।